नमस्कार, वक्त हो चला है आज की खबर का। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,47,000 से ज्यादा नए केस। अब तक 160 करोड़ 43 लाख से ज्यादा कोविड का टीकाकरण। दिल्ली में नहीं हटेगा वीकेंड कर्फ्यू। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए नामांकन का काम पूरा। यूपी के दूसरी और गोवा और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश के लिए 85 और पंजाब के लिए 34 बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान। कांग्रेस का यूपी यूथ मैनिफेस्टो जारी। देश विरोधी कंटेंट पेश करने वाले 35 यूट्यूब चैनलों पर कसा शिकंजा। केंद्र सरकार का 2 ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, वेबसाइट और एक फेसबुक का अकाउंट भी ब्लॉक। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। प्रधानमंत्री ने देश को दिया पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने वाला 4 मंत्र। सोमनाथ मंदिर में नए सर्किट हाउस भवन का किया उद्घाटन। कहा, देश के सभी राज्यों में पर्यटन की अपार संभावना। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय समर स्मारक में जल रही अनंत लौ के साथ विलय। देश के लिए बलिदान देने वाले सभी सैनिकों के सम्मान के लिए राष्ट्रीय ज्योति इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा स्थापित करने का भी ऐलान। और चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। देश में एक दिन में कोविड संक्रमण के 3,47,000 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़कर 3 करोड़ 85 लाख से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 9,692 मामले भी इसमें शामिल है। पिछले 24 घंटों के दौरान ओमिक्रॉन के मामलों में 4.36% की वृद्धि भी हुई है। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 20,08,000 से ज्यादा हो चुकी है, जो कुल मामलों का 5.23% है। देश में 235 दिन में मरीजों की यह संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं मरीजों के ठीक होने की संख्या घटकर के 93.50% रह गई है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने निजी दफ्तरों को 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति देने वाले दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने, बाजारों में दुकानों को और इवन के तर्ज पर खुलने को मंजूरी दी है। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू अभी नहीं हटने वाला है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कोविड के बाद की मौजूदा स्थिति फिलहाल अभी नियंत्रण में है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इधर टीकाकरण जो अभियान है उसमें भी काफी तेजी आ रही है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कोविड-19 विरोधी टीकों की 160 करोड़ 43 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 70 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड टीके लगाए गए हैं। अब तक 68 लाख से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुकी है। वहीं 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को 3 करोड़ 96 लाख से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। इस उम्र के लिए टीकाकरण अभियान 3 जनवरी 2022 से शुरू किया गया था।
और एक बड़े फैसले की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त 35 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है और इन चैनलों के माध्यम से देश विरोधी कंटेंट पेश किए जा रहे थे, ऐसी दलील सरकार की तरफ से दी गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने जानकारी देते हुए कहा है कि 20 जनवरी को मंत्रालय को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर 35 यूट्यूब चैनल, 2 ट्विटर अकाउंट, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट, 2 वेबसाइट और 1 फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश जारी हो चुका है। उन्होंने कहा है कि सारे अकाउंट्स पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे, जो कि भारत के खिलाफ गलत जानकारियां दुनिया भर में फैला रहे थे। Based on fresh intelligence inputs which the ministry received, we have issued directions for blocking 35 YouTube channels, 2 Twitter accounts, 2 Instagram accounts, 2 websites and a Facebook account, and orders have been issued to the respective social media intermediaries and to the internet service providers through the Department of Telecom for blocking all these accounts, which is underway. And the common factor amongst all these accounts have been, as it last time, that they operate from Pakistan and spread fake anti-India news and other content. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो के माध्यम से गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पर्यटन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यटन केंद्रों का विकास केवल सरकारी योजनाओं का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि जन भागीदारी का एक अभियान भी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर के विकास का यह एक बड़ा उदाहरण है। पर्यटन क्षेत्र दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे रहा है। भारत में भी हर राज्य और क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। आज के समय में पर्यटन बढ़ाने के लिए 4 बातें आवश्यक हैं। पहला, स्वच्छता। पर्यटन बढ़ाने के लिए दूसरा अहम तत्व है सुविधा। पर्यटन बढ़ाने का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है समय। पर्यटन बढ़ाने के लिए चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारी सोच। हमारी सोच का इनोवेटिव और आधुनिक होना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी प्राचीन विरासत पर कितना गर्व है, ये बहुत मायने रखता है। सोमनाथ मंदिर में हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिसके लिए नए सर्किट हाउस की जरूरत महसूस की गई, क्योंकि मौजूदा सरकारी सुविधा मंदिर में से बहुत दूर पे मौजूद है और नया सर्किट हाउस 30 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है और ये सोमनाथ मंदिर के पास है। ये वीआईपी और डिलक्स कमरे, कॉन्फ्रेंस रूम, ऑडिटोरियम हॉल जैसी कई सुविधाओं से लैस है। इसका निर्माण इस तरह से किया गया है कि हर कमरे से आपको समुद्र नजर आएगा। और अब 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने का काम पूरा हो चुका है। सोमवार को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 27 जनवरी तक नाम वापस भी लिए जा सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 9 जिलों के 55 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा। इनमें 9 विधानसभा क्षेत्र सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के दूसरे चरण और गोवा में उत्तराखंड में 28 जनवरी तक नामांकन भरे जा सकेंगे। पर्चों की जांच
29 जनवरी को होगी। 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके अलावा गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में मतदान होगा। गोवा की 40 और उत्तराखंड की 70 सीटों पर 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एक और सूची जारी कर दी है और इस लिस्ट में 85 उम्मीदवारों के नाम हैं। इसके अलावा बीजेपी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 34 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। पार्टी का दावा है कि उम्मीदवारों की लिस्ट में समाज के हर वर्ग का पूरा ध्यान रखा गया है। पंजाब की जनता कुशासन से त्रस्त है, इस बात पर भी काफी जोर दिया गया है इस लिस्ट में। पिछले कुछ समय से पंजाब में नशा, भ्रष्टाचार समेत कई समस्याएं हैं और जनता इस बार बदलाव चाहती है। पार्टी का यह भी कहना है कि 34 उम्मीदवारों में से 12 किसान परिवार से हैं, 13 सिख परिवार से, 8 दलित परिवार के लोग हैं। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होना है। इस बार पंजाब की जनता इन चुनावों में सभी को चकित करेगी और हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा और आने वाले भविष्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक विकल्प के रूप में खड़ी होगी। इस बात में कोई शक नहीं कि इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है। बात कांग्रेस की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए युवाओं के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया है, जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक दृष्टिकोण की जरूरत है और ये दृष्टिकोण उन्हें सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गठन के लिए विपक्षी दलों की गठबंधन की परिस्थिति पैदा होने पर उनकी पार्टी इस पर विचार जरूर करेगी। कि यूपी के युवा का जो भविष्य है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के खोखले शब्द नहीं मगर एक स्ट्रेटजी, रोजगार हम आपको कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। ये नहीं कि हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रोजगार देंगे, मगर कैसे देंगे, ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, थीम सॉन्ग के जरिए प्रदेश सरकार के कामकाज को दिखाया गया है। पंद्रह करोड़ लोगों को प्रतिमाह डबल डोज राशन की सुविधा भी प्रदान करने का कार्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी, 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को निजी क्षेत्र में नौकरी और रोजगार, 60 लाख एमएसएमई उद्यम से जुड़े हुए प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य भी डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के आगरा में बीजेपी नेताओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर से यूपी में 300 पार का नारा दिया। जेपी नड्डा कैराना और शामली में घर घर जाकर प्रचार करेंगे। वे शामली और बागपत के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करने वाले हैं। और इधर आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तीसरी सूची का ऐलान कर दिया है। इस सूची में कुल 33 उम्मीदवारों के नाम आ चुके हैं, जिसमें कि 1 पूर्व आईएएस, 2 पीएचडी, 2 9 पोस्ट ग्रेजुएट और 13 ग्रेजुएट शामिल हैं। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार काफी तेज हो चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में डोर टू डोर कैंपेन चलाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार काम के आधार पर लोगों के बीच जा रही है और हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है।
उत्तराखंड बीजेपी से 6 साल के लिए निकाले गए पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अपनी बहु अनुकृति के साथ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इस मौके पर कांग्रेस नेता हरीश रावत भी मौजूद रहे। उन्हें हाल ही में बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया था। उत्तराखंड में चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन का काम शुरू हो चुका है। कोरोना संक्रमण की वजह से पहली बार ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी उपलब्ध। हालांकि ऑनलाइन नामांकन पत्र भरने वालों को भी ऑफलाइन उसका प्रिंट जमा कराना होगा। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी प्रमुख दीपक धवलीकर और उनके भाई सुदीन धवलीकर का नाम सूची में शामिल है। 14 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए एमजीपी ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर पणजी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमाने वाले हैं। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें हैं। What, in your opinion, should be the pathway to global economic recovery? Greater global coordination in monetary and fiscal policies. We need to also have much greater administrative measures or coordination. One of the most vital pathways is to return to increased openness in global trade and investment, to focus on the soft infrastructure of education, skilling and healthcare. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब वक्त हो चला है राज्यों से जुड़ी खबरों का। पुलिस कर्मियों द्वारा छुट्टियों के लिए आवेदन करने और उसे मंजूर कराने की जटिल प्रक्रिया को आसान बनाते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सीएल ऐप नाम का एक मोबाइल ऐप शुरू किया है और सीएल ऐप में आकस्मिक चिकित्सा और अर्जित अवकाश जैसी 7 प्रकार की छुट्टियां भी शामिल हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वो 5G के खिलाफ एक मुकदमे को लेकर अदालत खर्च के तौर पर 20 लाख रुपए जमा करने के लिए अभिनेत्री जूही चावला और 2 अन्य को जारी आदेश के क्रियान्वयन के लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकार की याचिका पर 3 फरवरी को सुनवाई करने वाली है। महाराष्ट्र के ठाणे की अदालत ने महात्मा गांधी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आरोपी हिंदू धार्मिक नेता कालीचरण को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कालीचरण छत्तीसगढ़ में इसी तरह के मामले में बंद थे, जहां से उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया था। जर्मन नौसेना का फ्रिगेट बायर्न F-217 आज मुंबई पहुंचा है। इस मौके पर भारत में जर्मनी के राजदूत वॉल्टर ने महाराष्ट्र की पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे भी उस वक्त मौजूद रहे। आदित्य ठाकरे ने उनका स्वागत किया। अबू धाबी में 17 जनवरी को हुए विस्फोट में मारे गए 2 भारतीयों का पार्थिव शरीर अमृतसर लाया गया है। दोनों की पहचान अमृतसर के बाबा बकाला साहिब के गांव
महसामपुर खुर्द निवासी हरदीप सिंह और मोगा के नाम बागा पुराना गांव नाथों के निवासी हरदेव सिंह के रूप में हुई है। दोनों के शवों को सम्मान के साथ परिवारों को सौंप दिया गया है। आईएनएस रणवीर पर हुए विस्फोट में मारे गए नौसैनिक सुरेंद्र धतवालिया का हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में उनके पैतृक गांव सतवीन में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आईएनएस रणवीर पर हुए विस्फोट में 3 नौसैनिकों की जान चली गई थी। कर्नाटक सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया है। हालांकि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति और इसकी रोकथाम के लिए लगाई गई पाबंदियों का आकलन करने के बाद यह फैसला लिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के आयोजन पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद मामले को 24 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है और अंतरिम रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। केरल में एक दिन में कोविड के 46,000 नए केस मिलने के बाद प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया गया है। यहां स्कूलों को अगले 2 सप्ताह के लिए बंद रखा जाएगा। साथ ही 30 जनवरी तक पूरी तरीके से केरला में लॉकडाउन लगा हुआ है। कोरोना के तमाम प्रतिबंधों के बीच तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जा रहा है। कोयम्बटूर के चट्टीपलायम में इसका आयोजन किया गया। इसमें करीब 700 सांडों और 300 टैमरों ने हिस्सा लिया। दिल्ली एनसीआर के साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई हिस्सों में अगले 2-3 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। राजधानी दिल्ली में बीते 3 दिनों से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 3 दिनों में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और बारिश भी हो सकती है, जिस वजह से तापमान काफी घट जाएगा। राज्यों के बाद बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने जमीनी स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा उपायों के लिए अखिल भारतीय सेवा की तर्ज पर भारतीय पर्यावरण सेवा के गठन के लिए याचिका पर केंद्र से जवाब तलब किया है। पीठ ने अधिवक्ता समर विजय सिंह की याचिका पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए जानना चाहा है कि क्या वो एक अलग अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए आदेश दे सकते हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रशासन, नीति निर्माण और राज्य और केंद्र सरकारों की नीतियों के क्रियान्वयन की निगरानी में प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विशाखापट्टनम में भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। वहां उन्होंने कहा कि युवाओं को मानव शक्ति संसाधन और अनुसंधान क्षेत्र के बीच की खाई को पाटने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि IIPE के छात्रों को अक्षय ऊर्जा के वैकल्पिक समाधान खोजने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों से शोध की समस्याओं को उठाने और आत्मनिर्भर भारत के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। Wind and tidal energies are being well explored and they should be explored further. And their costs also have been coming down over the years. Thus, as the world is looking for a clean and sustainable energies, institutes specializing in energy should also seek to diversify their portfolio by adopting a multidisciplinary approach to energy and bring alternative solutions. Even a tiny improvement in the efficiency of harnessing green sources will deliver great benefits of scale to our economy and ecology.
और अब बात उस ऐतिहासिक फैसले की जिसका गवाह पूरा देश बना। जी हां, दिल्ली के इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय समर स्मारक पर जल रही अनंत लौ में विलय हो चुका है। इंडिया गेट पर हुए कार्यक्रम में अमर जवान ज्योति की लौ को मशाल के जरिए वॉर मेमोरियल पर पहुंचाया गया। समारोह में एयर मार्शल बालभद्र राधाकृष्ण ने सबसे पहले अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने अमर जवान ज्योति पर जल रही लौ को मशाल के जरिए वॉर मेमोरियल पर उनके नेतृत्व में लाया गया, जहां समर स्मारक पर जल रही लौ में इसका विलय कर दिया गया है। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की स्थापना उन भारतीय सैनिकों की याद में की गई थी जो कि 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे। पूर्व सैनिकों ने इस कदम का स्वागत किया है। उनका यह भी कहना है कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है। 1947 से लेकर आज तक जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके लिए यह उचित सम्मान है। अब हमारे पास एक प्रॉपर वॉर मेमोरियल बन गया है, नेशनल वॉर मेमोरियल। तो ये उचित होगा कि वॉर मेमोरियल के अंदर ही ये अमर ज्योति को मिला दिया जाए। यही हम चाहते थे। जब मैंने नेशनल वॉर मेमोरियल की कंस्ट्रक्शन मैंने करवाई है एज चीफ ऑफ आईडीएस, और उस दौरान जितनी डिस्कशंस हुई, बात आपस में डिसीजंस हुए, ये बिल्कुल एक फिटिंग और बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है। इस कदम को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय समर स्मारक में जल रही लौ के साथ विलय किए जाने पर सवाल उठाया है। उनका आरोप है कि यह कदम सैनिकों के बलिदान के इतिहास को मिटाने की तरह है कि अमर जवान ज्योति को बुझाकर और इस ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल वाली ज्योति में शामिल किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय त्रासदी है, ये गलत है, ये इतिहास को मिटाने की कोशिश है। हालांकि सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि यह विडंबना ही है कि जिन लोगों ने 7 दशकों तक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं बनाया, अब वे इस तरीके से बात कर रहे हैं। जब युद्ध में जान गंवाने वाले हमारे भारतीय जवानों को एक जगह और उचित श्रद्धांजलि दी गई है तो उन्हें अब दिक्कत हो रही है। आप क्यों खुश हैं कि अमर जवान ज्योति एक अंग्रेजों ने बनाई हुई, कॉलोनियल डोमिनेशन ने बनाई हुई बिल्डिंग उसके नीचे है? वो इसलिए नीचे इतने साल था क्योंकि हमने वॉर मेमोरियल बनाया नहीं था। कांग्रेस की सरकार ने नहीं बनाया। अभी मोदी जी की सरकार ने वॉर मेमोरियल बनाया है और लॉजिकल है कि जो भी इंडियंस हुएवर कंट्रीब्यूटेड, वेदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और पोस्ट 47, देयर शुड बी वन national flame to honor all those who have made our freedom possible. इंडिया गेट पर जल्द ही आपको महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की बनी प्रतिमा भी दिखाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरा देश नेताजी की 125वीं जयंती मना रहा है और ग्रेनाइट से बनी नेताजी बोस की भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर लगाई जाएगी। जब तक उनकी प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो जाती है तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेगी। प्रधानमंत्री 23 जनवरी को नेताजी के जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण भी करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बस हम बता दें कि पूरे देश भर में वॉर मेमोरियल ही एक ऐसी जगह है जहां पर एक साथ तीनों सेनाओं के शहीदों का नाम लिखा हुआ है। दिल्ली यातायात पुलिस ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल के सुचारू संचालन के लिए व्यवस्थाओं और प्रतिबंधों को लेकर एक परामर्श भी जारी किया है। परेड का रिहर्सल रविवार को सुबह 9:50 पर शुरू होने वाला है और परेड विजय चौक से शुरू होकर राष्ट्रीय स्टेडियम तक जाएगी। सुचारू रूप से संचालन के लिए राजपथ पर विजय चौक से इंडिया गेट तक शनिवार शाम 6 बजे से रविवार को परेड समाप्त होने तक यातायात की अनुमति नहीं रहने वाली है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा आज अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इन राज्यों के लोगों को शुभकामनाएं भी दी हैं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी ट्विटर अकाउंट से संदेश दिया है कि प्राकृतिक संपदा से भरपूर यह राज्य पूर्वोत्तर की जीवंत संस्कृति और अनूठी परंपरा का परिचायक है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ये राज्य अपनी मनोरम सुंदरता, विविध वनस्पति और जीव जंतु सांस्कृतिक विरासत, कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के स्थापना दिवस पर इन राज्यों की जनता को बधाई दिया। देश के विकास में उनके योगदान की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये राज्य देश के विकास में अपना शानदार योगदान दे रहा है और प्रगति जारी है। और फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आगे भी आप सब देखते रहें संसद टीवी। नमस्कार।